आज हम महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लाए हैं जो आपके अगस्त तक का करंट अफेयर्स है, जिसमें महत्वपूर्ण आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर जो आपके इंडेक्स हैं दुनिया भर के उनमें, और भारत में विभिन्न महत्वपूर्ण जो सभाएं हुई उनका, और जो घटना चक्र है उनसे संबंधित क्वेश्चन है जो आपके उत्तराखंड लोक सेवा आयोग या आपका उत्तराखंड यूके ट्रिपल एससी या अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। सभी तरह के क्वेश्चन है इसमें। तो जो आपके हर तरह के जो भारत में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनमें सभी जगह काम आ सकता है करंट अफेयर्स। तो इसमें हम क्वेश्चन कर रहे हैं, 17वीं भारतीय सहकारिता कांग्रेस 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है। जो 17वीं आपका सहकारिता कोऑपरेटिव की जो आपकी बैठक है वो आपके नई दिल्ली में आयोजित की गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया, जबकि अध्यक्षता की थी सहकारिता मंत्री या गृह मंत्री आपके अमित शाह द्वारा। ये जो आपका सहकारिता बैठक है ये देश में सहकारिता को बढ़ावा देने, सहकारिता का पूर्ण डिजिटलाइजेशन करने और सहकारिता के माध्यम से किसानों की दशा को सुधारने के प्रयास का एक महत्वपूर्ण आपका प्रतिवर्ष होने वाला आयोजन है। पीएम प्रणाम योजना का संबंध किससे है? पीएम प्रणाम योजना, ये पीएम प्रणाम योजना भारत में रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर वैकल्पिक उर्वरक प्रयोग करने से है। रासायनिक उर्वरकों से जहां आपके मिट्टी का स्वास्थ्य खराब हुआ है, मिट्टी में जैविक तत्वों की कमी आई है, अंधाधुंध उपयोग से मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम हुई है, वहीं दूसरी ओर इसके पर्यावरणीय और आपके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव भी बहुत घातक हैं। साथ ही भारत क्योंकि रासायनिक उर्वरकों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं है, तो इससे एक बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा भी हर साल हमें खर्च करनी पड़ती है और किसानों की लागत ज्यादा आने के कारण इसमें आपका फसल के मूल्य भी ज्यादा हो जाते हैं और उनकी आय कम हो पाती है, डिफरेंस कम रह जाता है उसके बीच जो लाभ का अंतर है। तो इसीलिए भारत सरकार रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करने की ओर कदम बढ़ा रही है, जैविक कृषि की ओर बढ़ रही है। तो उसी का एक इनिशिएटिव है आपका ई प्रणाम योजना, जिसके तहत रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर कोई भी वैकल्पिक गोबर की खाद हो, केंचुए द्वारा बनाई गई खाद हो, या जो आपका पंचामृत वगैरह आजकल जो खादें चल रही हैं वो है। इसके लिए 37,000 करोड़ रुपए का बजट है अगले 3 वर्ष में। ई प्रणाम योजना के लिए 37,000 करोड़ का बजट है अगले 3 वर्षों के लिए। अगला क्वेश्चन है, वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का एकीकृत टर्मिनल किस स्थान पर निर्मित किया गया है? पहली बात तो यह है कि भारत में वीर सावरकर हवाई अड्डा किसे नाम दिया गया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा? आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डा है उसे आपका वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम दिया गया है। वहां एकीकृत टर्मिनल मतलब एक शंख के आकार की बड़ी इमारत बनाई गई है, पूरा जैसे आपका शंख होता है उसके, जो रिप्रेजेंट करता है आपके समुद्र और आपके स्थलीय जीवन को। तो वो पूरा टर्मिनल अब एकीकृत हो गया है, आधुनिकीकृत हो गया है और उसका उद्घाटन कर दिया गया है। तो ये आपका कहाँ होगा? पोर्ट ब्लेयर में, अंडमान निकोबार, क्योंकि वीर सावरकर का लंबा संबंध रहा है अंडमान के जो आपके काला पानी है या फिर जिसे हम सेलुलर जेल कहते हैं उससे, तो इसीलिए इसका नाम आपका वीर सावरकर हवाई अड्डा रखा गया है। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है? चंद्रयान 3 भारत की एक महत्वपूर्ण परियोजना जिसमें आपका चांद पर लैंड रोवर और विक्रम उतारने की योजना है। इसमें कल आपको पता है कि इसमें जो रॉकेट है उससे आपका लैंड रोवर अलग हो चुका है और जल्दी ही आपकी चंद्रमा की सतह पर वो उतर जाएगा। 14 जुलाई को इसे सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र जो आपका श्रीहरिकोटा में है पोलीगढ़ झील में, उससे प्रक्षेपित किया गया था 2023 को। ये भारत में चंद्रयान 3 है क्योंकि चंद्रयान 1 अक्टूबर 2008 में, चंद्रयान 2 जुलाई 2019 में और चंद्रयान 3 2023 में आपके 14 जुलाई के दिन प्रक्षेपित किया गया। भारत की बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है क्योंकि 2 में कुछ बहुत चीजें छूट गई थी, चंद्रमा में रह गई थी, उन सारी चीजों को प्राप्त करेगा। इसके साथ ही भारत आपके अमेरिका, यूरोपियन संघ, जापान, चीन और रशिया के बाद इस एलाइट क्लब में सम्मिलित होने वाला देश बन जाएगा जिसने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इतनी उन्नति कर ली हो। तो इसके लिए भारत ने LMV लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3 का उपयोग किया है। वैसे तो ये SLV था पहले, अब इसका नाम आपका लॉन्चिंग व्हीकल कर दिया गया है क्योंकि SLV आपके जो भूस्थितिक कक्षा है उसमें बहुत भारी आपके उपग्रहों को नहीं ले जा पाता था,
क्योंकि वो 36,000 किलोमीटर 35,800 किलोमीटर की आपकी लंबी यात्रा होती है अंतरिक्ष में। तो उसके लिए आपके क्रायोजेनिक ईंधन आधारित ये जो इंजन है इसे बहुत शक्तिशाली बनाया गया है, जो भारी से भारी उपग्रह को भी वहां तक ले जा सकता है। तो ये है आपका लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3। तो इसका आंसर ये होगा। सरकार द्वारा शहीद स्मारक के रूप में बलिदान स्तंभ का निर्माण किस स्थान पर किया गया है? भारत सरकार ने हाल ही में बलिदान स्तंभ आपका स्थापित किया है। ये आपका किया है श्रीनगर में। श्रीनगर की जो लाल चौक है उसके पास ही में आपका ये बलिदान स्तंभ स्थापित किया गया है, जिसमें भारत के सेना के उन जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए जो भारत के लिए शहीद हुए हैं, उन इस स्मारक में उनका नाम गढ़ा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में आपका 80वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें 3 आपके देश हैं, एक आपका सेनेगल है, एक टोगो है और एक इंडिया है। इन तीनों का एक सेम रैंकिंग है 80। यह आपका इसलिए होती है, तीनों की सेम इसलिए होती है क्योंकि ये पासपोर्ट द्वारा निर्धारित किया जाता है कि कितने देशों पर आपका इस आपके पासपोर्ट को चलाया जा सकता है। तो इनका सेम जगहों पर चल रहा होगा, इसी वजह से सेम देशों में चल रहा होगा, इसलिए 3 रैंकिंग है। बाकी 5 साल से जापान पहले स्थान पर था, इस बार सिंगापुर ने जापान को पीछे कर दिया है। सिंगापुर ज्यादा शक्तिशाली बन गया है। भारत के रैंकिंग में भी 5 अंकों का सुधार हुआ है, पिछली बार 85 थी। वैसे तो ये 199 देशों पर जारी किया जाता है, लेकिन रैंक 109 ही होती है क्योंकि एक एक रैंक पर कई देश होते हैं, इस वजह से आपका ऐसा है। तो 80वें स्थान पर 3 देश हैं, भारत का भी उसमें स्थान है, सेनेगल और टोगो के साथ। अगला क्वेश्चन है, विश्व का अंतिम देश जिसने अपने रासायनिक हथियार पूर्णतः नष्ट करने की घोषणा कर दी है। द्वितीय विश्व युद्ध में आपके दुनिया भर में बेहिसाब रासायनिक हथियारों का प्रयोग किया गया था, जिसमें सबसे बड़ा जखीरा आपके अमेरिका के पास था। 1997 में रासायनिक हथियार निवारण संधि हुई थी पूरी दुनिया के लिए। 1997 में हुई थी रासायनिक हथियार निवारण संधि। इस संधि के तहत सितंबर 2023 तक पूरी दुनिया से रासायनिक हथियारों को समाप्त करना था। तो इसमें आपका जो अमेरिका है वो एकमात्र देश बचा था, 193 देशों में से एकमात्र देश बचा था जिसके पास रासायनिक हथियार थे। और अमेरिका ने भी अभी जुलाई में आपके घोषणा कर दी है कि उसने सभी रासायनिक हथियार खत्म कर दिए। इस तरीके से दुनिया भर से रासायनिक हथियार पूर्णतः समाप्त हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका की ओशन गेट कंपनी की टाइटैनिक पनडुब्बी नामक पनडुब्बी किस महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई है? बहुत चर्चा में रही थी क्योंकि अमेरिका के 4 अरबपति जो आपके व्यक्ति थे वो इस टाइटैनिक पनडुब्बी में मृत पाए गए थे। टाइटैनिक पनडुब्बी एक छोटी सी पनडुब्बी थी जो आपके अनुसंधान के लिए प्रयोग में लाई जा रही थी। अमेरिका की ओशन गेट कंपनी इसको निर्मित करती है। कहा जा रहा था कि जो टाइटैनिक जहाज 1912 में 14 अप्रैल 1912 में आपके लेब्राडोर के पास में आपके एक बड़े से आपके जो बर्फ के पहाड़ होते हैं, तैरते हैं, जो सिल्लियां होती हैं, उनसे टकरा करके टूट गया था। तो उसका मलबा वहीं पर पड़ा है बहुत गहराई में। तो उसी के मलबे को देखने के लिए ये चारों मित्र इस पनडुब्बी के लिए जा रहे थे, परंतु अब उच्च दाब के कारण ये पनडुब्बी वहीं पर टूट करके विस्फोटित हो गई, जिसके कारण आपका इन चारों की मौत हो गई। तो ये आपका अटलांटिक महासागर में जहां पर आपका टाइटैनिक जहाज डूबा था 1912 में, एग्जैक्टली उसी जगह पर यह दुर्घटना हुई है। टाइम्स एशिया रैंकिंग 2023 में भारत की किस यूनिवर्सिटी ने 48वीं रैंक प्राप्त कर भारतीय विश्वविद्यालयों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? जो आपका टाइम्स की एशियाई रैंक जारी होती है उसमें 200 यूनिवर्सिटियों को लिया जाता है, जिसमें से भारत की 18 यूनिवर्सिटियां इस 200 यूनिवर्सिटी में आई हैं। 48वीं रैंक भारत के लिए टॉप रैंक है, क्योंकि इस 48 से नीचे भारतीय कोई भी आपका इसमें
विश्वविद्यालय नहीं है, तो भारत का जो 48वीं रैंक प्राप्त हुई है वो हुई है आपके भारतीय विज्ञान संस्थान को, जबकि सिंघुआ यूनिवर्सिटी आपका चीन को इसमें पहली रैंक प्राप्त हुई है, रैंक 1 आपका चीनी यूनिवर्सिटी। हमारी देश की ओर से सबसे अच्छा प्रदर्शन आपका भारतीय विज्ञान संस्थान ने किया है, वो 48वीं रैंक पर है। भारत की टोटल 200 में से 18 यूनिवर्सिटियां इसमें नाम दर्ज करा पाई हैं। सतत विकास रिपोर्ट 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सतत विकास रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपका जो रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसमें आपके यूएन ने 17 गोल 17 चीजें, जैसे आपका पेयजल है, सुरक्षा है, पर्यावरण है, महिला आपका लैंगिक आपका समानता है और सामाजिक समानता है, जैसे 17 आपके जो लक्ष्य रखे हैं, उनकी प्रगति के आधार पर आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क है, उसके द्वारा आपका ये सतत विकास रिपोर्ट तैयार की जाती है। 2023 में भारत को 112वां स्थान मिला है, सतत विकास रिपोर्ट में 112वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये आपका SDSN द्वारा हर साल जारी की जाती है, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। तो भारत को इसमें 112वां स्थान प्राप्त हुआ। दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश है? दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है बांग्लादेश, जिसके साथ भारत सबसे ज्यादा, दक्षिण एशिया मतलब सार्क देशों में सबसे बड़ा साझेदार बांग्लादेश बना है भारत का, जिसके साथ भारत 17.2 अरब डॉलर का प्रतिवर्ष व्यापार कर रहा है। 2022-23 में इतना व्यापार इन दोनों देशों के बीच हुआ था, जिसमें भारत का निर्यात ज्यादा था, आयात कम था, यानी कि व्यापार संतुलन इसमें भारत के पक्ष में, बांग्लादेश के संबंध में। विंबलडन 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? विंबलडन जो आपका ग्रैंड स्लैम की 4 प्रतियोगिताएं होती है टेनिस की, आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद अमेरिकन ओपन, उसके बाद आपका फ्रांसीसी ओपन जिसे हम आपका रोला गैरा बोलते हैं, और उसके अलावा विंबलडन आपका इंग्लैंड की ट्रॉफी है। जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑस्ट्रेलिया में होता है, विंबलडन इंग्लैंड में होता है। तो 2023 का खिताब जीता है कार्लोस अल्कारेज ने, किसको हरा करके? नोवाक जोकोविच को हरा करके। तो इसका सही आंसर ये है। अगला क्वेश्चन है, G20 के अगले वर्ष की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? G20 इस साल इसका अध्यक्षता भारत कर रहा है, मेजबानी, और अगले साल भारत ने मसाल सौंप दी है ब्राजील को, यानी कि अगले साल G20 की, मतलब जो आपका 20 दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का संगठन है, ग्रुप ऑफ 20 डेवलप मतलब मोस्ट ग्रोइंग या डेवलपिंग कंट्रीज, उनका समूह है। तो उसमें आपका ब्राजील आपका अगले साल अध्यक्षता करेगा। इस साल भारत ने अध्यक्षता करी, जिसमें विभिन्न स्थानों पर आपके इसके आयोजन हुए G20 के विभिन्न, जैसे उत्तराखंड में ही 3 आयोजन हुए थे। फीफा विश्व रैंकिंग 2023 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? फीफा जो आपका विश्व फुटबॉल आपका द्वारा फीफा की रैंकिंग जारी की जाती है कि फुटबॉल टीमों में किसका स्थान। तो भारत का जो स्थान है, पिछले साल था 101वां, तो इस साल एक रैंक भारत की सुधरी है, एक रैंक सुधर करके भारत आ गया है 100वें स्थान पर। और विश्व विजेता अर्जेंटीना इस पर नंबर 1 पर है। अर्जेंटीना रैंक नंबर 1 है, भारत का रैंक है फीफा की वर्ल्ड लिस्ट में 100वां। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? विश्व प्रतिस्पर्धा मतलब वैश्विक स्तर पर जो कंपटीशन है, उसके माहौल के अनुसार भारत का विश्व में 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। अभी तक जो भारत का पिछले वर्ष रैंकिंग थी वो 37वीं थी, इस साल 3 रैंक भारत प्रतिस्पर्धा में गिरा है। अगला, भारत की पहली क्षेत्रीय एआई या कृत्रिम न्यूज एंकर है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित न्यूज एंकर कौन बनी है? जीनो, गीगा, लीसा और लीना। लीसा ये उड़ीसा समाचार के आपका को व्यक्त करने वाली है। अंग्रेजी और उड़िया भाषा, 2 भाषाओं में ये फिलहाल आपके समाचार को प्रदर्शन कर रही है। ये कोई वास्तविक महिला नहीं है, बल्कि ये लीसा एक क्या है, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा तैयार की गई रोबोटिक महिला है, जो आपके समाचारों को क्या कर रही है? न्यूज को ब्रॉडकास्ट कर रही है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस राज्य में चलाए जाने की योजना है?
देश की पहली हाइड्रोजन आधारित ट्रेन, मतलब हाइड्रोजन आधारित इंजन होगा उसका और हाइड्रोजन ईंधन से चलेगी, तो वो आपका हरियाणा में चलाए जाने की योजना है, क्योंकि देश में पहला जो हाइड्रोजन आपका संयंत्र लगाया गया है वो भी आपका जींद, हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट है जींद, वहीं पर स्थापित किया गया है, तो यहीं पर चलाने की योजना है। अगला, जीमैक्स 2023 का समुद्री सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ? जीमैक्स एक्चुअल में ये आपका भारत और जापान के बीच आयोजित होने वाला एक समुद्री सैन्य अभ्यास है, जिसका यह 7वां संस्करण था 2023 में। यह आपका भारत और जापान के बीच आयोजित हुआ। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहाँ निर्मित किया जा रहा है? समुद्री विरासत, भारत की सबसे पुरानी समुद्री विरासत कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी जो समुद्री विरासत है वो आपको पता होना चाहिए, वो है गुजरात का लोथल, जहां से गोदीवाड़ा मिला है। ये देश का सबसे प्राचीन बंदरगाह माना जा सकता है, क्योंकि इससे पहले के कोई प्रमाण भारत में बंदरगाहों के नहीं है। तो गुजरात का जो लोथल है वहीं पर आपका देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर निर्मित किया जा रहा है। समुद्री विरासत मतलब जो भी हमारे पास हेरिटेज हैं समुद्री, उनके यहां पर रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक विदेशी निवेश किस देश से प्राप्त हुआ? वर्ष 2022-23 में भारत को सबसे ज्यादा जो विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है वो सिंगापुर से हुआ है। सिंगापुर एफडीआई देने वाला भारत का सबसे, एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आपके सिंगापुर के थ्रू आया है भारत में 2022-23 के लिए। सीएसओ संघाई सहयोग संगठन का 2023 में 9वां सदस्य कौन बना है? संघाई सहयोग संगठन जो आपके उत्तर में जो मध्य एशियाई देश हैं उनका एक संगठन है, जिसमें चीन, पाकिस्तान, भारत, रूस, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान सम्मिलित हैं। उनमें 9वां सदस्य बन गया है ईरान। संघाई सहयोग संगठन का स्थायी सदस्य, 9वां स्थायी सदस्य अभी ईरान को मिला है 2023 में। अब इसके साथ संघाई सहयोग संगठन जो पहले आपका 5 थे, फिर 6 हुए, 7 हुए, 8 हुए और अब इसमें 9 सदस्य हो गए। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? पीस इंडेक्स मतलब जो देश की आंतरिक शांति होती है उसके मामले में दुनिया में सबसे टॉप पर है आइसलैंड, और भारत की रैंक है इसमें, ये भी ध्यान रखना, भारत को रैंक प्राप्त हुई है 126, आइसलैंड इस पर पहले स्थान पर है। भारतीय संग्रहालयों के लिए एक डिजिटल संग्रह प्रबंधन प्रणाली किस नाम से आरंभ की जा रही है? डिजिटल संग्रह प्रबंधन प्रणाली, इसमें 3D आपके चित्रों के माध्यम से बहुत सारी चीजों को आपका डिजिटल रूप से आपके संग्रहित किया जाएगा, उसका नाम होगा जतन। जतन नाम से यह प्रणाली शुरू की गई है। विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बिहार के किस जिले में बनाया जा रहा है? जो विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जा रहा है बिहार के पूर्वी चंपारण में बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये आपका जो कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर है उससे भी आपका ऊंचा और बड़ा मंदिर होगा। ये आपके पूर्वी बिहार चंपारण में बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, विलुप्त होती नर्मदा शिल्प कला का संबंध किस राज्य से है? क्योंकि इसको अभी आपका जीआई टैग मिला है, बहुत हाईलाइट हुई है ये नर्मदा शिल्प कला। ये आपके जम्मू कश्मीर की शिल्प कला है जिसमें ऊनी कालीन बनाए जाते हैं। नर्मदा कला में ऊनी कालीन बनाने की कला है, ऊनी कालीन बनाने की, और जम्मू कश्मीर की एक फेमस कला है। ये आपके करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आपको ये कैसे लगे हैं आप इनको करने के बाद हमें बताइएगा, इसे हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको अच्छा लगेगा, अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो हम इसे जरूर आगे करेंगे। धन्यवाद।